नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और आपने देखा कि हर एग्जाम में प्लांट फिजियोलॉजी से 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का हो, एलटी का हो, जीआईसी का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साइन अप करेंगे तो नाम, इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। जहां हम नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे तो नया लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा और आप लॉगिन कर पाएंगे। हमारी 2 मेंबरशिप चल रही है, एक 999 है, एक 1199 है। 999 यूपी के टीजीटी पीजीटी का जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक रहेगी, और 1199 वाली जो मेंबरशिप है ये टीजीटी और पीजीटी, उसके अलावा ईएलटी का एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक रहेगी। तो फॉर्म ही नहीं है ईएलटी के। तो इस तरह आप तुरंत के तुरंत जुड़िए। मैं वादा करता हूं कि आपकी तैयारी इतनी करा देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको यहाँ नोट्स भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी करने को मिलेंगे। रात को डिस्कशन करते हैं डेली आपके सिलेबस के टॉपिक से, वो भी आपको मिलेगा। नोट्स की पूरी लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें बुक्स भी अवेलेबल होंगी, और इसके अलावा आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिलेंगे। सारी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सारे हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन द लीव्स येलो टू येलो ऑरेंज कलर इज बिकॉज द फॉलोइंग पिगमेंट। कहता है जो पत्ती होती है उसका जो पीला रंग होता है, या पीला ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी जो रंग होता है, वो किस पिगमेंट के कारण होता है या किस वर्णक के कारण होता है। किस वर्णक के कारण होता है, उसका मतलब यही, किस वर्णक के मुख्यतः कारण होता है। आपको देखा होगा कि कई सारे प्रकार के पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। आपने जब देखा होगा तो कई सारे पिगमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से अगर पिगमेंट सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे पिगमेंट सिस्टम होते हैं। और कौन कौन से पिगमेंट सिस्टम में पूछा जाता है, तो पहले तो आता है क्लोरोफिल ए। क्या आता है? क्लोरोफिल ए आता है। ये सब हमने आप जो अगर फिजियोलॉजी की जिस भी बैच में क्लास हुई है सब बताया है। क्लोरोफिल ए। और इसके अलावा कौन सा आता है? क्लोरोफिल बी आता है। इसके अलावा क्लोरोफिल सी आता है। उसके अलावा डी ई, इस तरह से कई सारे क्लोरोफिल आते हैं। यहाँ क्लोरोफिल ए का फार्मूला अक्सर फार्मूला टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है? C55H72O5N4Mg, ये फार्मूला होता है। और बी का भी पूछ लेते हैं, या तो ए का पूछता है फार्मूला, बी का पूछता है। तो इसमें इसका क्या होता है? तो इसका होता है C55 और CHO होता है। तो H70 और CHO, तो इसका फार्मूला होता है 70O6, CHO होता है N4Mg। एक्चुअली में ये CH3 प्रभावी होता है, ये CHO प्रभावी होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसे आपका सही हो जाएगा। इसमें CHO ग्रुप पाया जाता है। अब इसके अलावा और कौन से पिगमेंट हैं जो मुख्य पिगमेंट की भूमिका निभाते हैं, तो उसमें पिगमेंट में आता है क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी से क्वेश्चन पूछता है। क्लोरोफिल सी से क्वेश्चन पूछता है। क्लोरोफिल सी में एक कमी होती है, फाइटोल, जो फाइटोल टेल होती है वो अनुपस्थित होती है, अपसेंट होती है। तो क्वेश्चन पूछता है किस क्लोरोफिल में जो फाइटोल टेल होती है वो नहीं पाई जाती है। तो सी में फाइटोल टेल नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैरोटिनॉइड्स की, कैरोटिनॉइड्स जो होता है, कैरोटिनॉइड्स जो होता है, नॉइड्स जो होता है, ये एक्चुअली में दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक बना होता है कैरोटीन, कैरोटीन्स, और दूसरा जो बना होता है वो बना होता है जैंथोफिल से। किससे बना होता है? जैंथोफिल से बना होता है। ध्यान रखिएगा, कैरोटिनॉइड दो से, कैरोटीन्स और कैरोटीन से बना होता है। किसे? कैरोटीन्स, और जैंथोफिल से बना होता है। अंतर केवल क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C40H56, और जैंथोफिल का अगर फार्मूला पूछ देते हैं तो C40H56O। केवल ऑक्सीजन का अंतर होता है जैंथोफिल में। अब चूंकि कैरोटीनॉइड्स के बारे में कुछ जान लें, तो ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करता है। क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? फोटो ऑक्सीडेशन से, फोटो तेज प्रकाश से, फोटो
ऑक्सीडेशन से, फोटो ऑक्सीडेशन से, यानी तेज प्रकाश से इसकी रक्षा करता है। इसीलिए इस कैरोटीनॉइड को सील्ड पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं, सील्ड पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं। पूछ सकता है सील्ड पिगमेंट किसे बोलते हैं, तो कैरोटीनॉइड्स को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका पूछ देते हैं बीटा कैरोटीन एक्ट एज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बीटा जो कैरोटीन होता है वो प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी। ये जो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है इसके साथ 10 क्वेश्चन बताए गए। यहाँ क्वेश्चन 10 कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन आपको कौन कौन से बताए गए। एक तो आपका पहले पूछ लेता है क्लोरोफिल ए का फार्मूला, क्लोरोफिल बी का फार्मूला, पूछ लेता है फाइटोल्टेल किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है। क्लोरोफिल ए बी में पाई जाती है, सी में अनुपस्थित होती है। पूछ देता है कैरोटीनॉइड किसका बना होता है, तो कैरोटीन्स और जेंथोफिल का बना होता है। फार्मूला पूछ देता है कैरोटीन्स का और जेंथोफिल का, तो आपको फार्मूले बता दिए। केवल ऑक्सीजन का अंतर होता है, जेंथोफिल में ऑक्सीजन होता है और जो कैरोटीन्स होता है ऑक्सीजन नहीं होता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पूछ देता है कि सील्ड पिगमेंट किसे बोलते हैं, तो कैरोटीनॉइड्स को सील्ड पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं। और ये भी पूछ देता है कि विटामिन ई का प्रीकर्सर क्या है, तो बीटा कैरोटीन्स जो है वो प्रीकर्सर है। तो एक क्वेश्चन से पूरा डाटा आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर कह रहा है, इन फोटोसिंथेसिस which of the following absorb light energy of sun and change it to the chemical energy। कहता है इनमें से वो कौन सा, जो इसमें दिया है क्लोरोफिल बी, ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, इनमें वो कौन सा है जो फोटोसिंथेटिक जो एनर्जी होती है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी जो फोटो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, जो फोटो एनर्जी है, एनर्जी को प्राय केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये उत्तराखंड का जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, जैसे अपने यहाँ जीआईसी मेंस हुआ था, उसी तरह वहाँ लेक्चरर मेंस का एग्जाम होता है। अपने यहाँ लिखित आता है, वहाँ जो है ऑब्जेक्टिव देते हैं, इंटरव्यू वहां भी नहीं है। तो वो प्राय किसके कारण होता है, तो वो है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए ऐसा है जहां से खूब ढेर सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल ए से कई सारे एग्जाम पूछे जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से जानते हैं। ये वाला सब यहाँ लगा लेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसे प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोलते हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ध्यान रखिएगा मोस्ट एबाउंडेंट पिगमेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पिगमेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पिगमेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पिगमेंट है। आपसे पूछ सकता है कि इसका प्रीकर्सर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका प्रीकर्सर होता है क्लोरोफिल ए, बनता किससे है, तो ये ग्लाइसिन। ये सब आपको जब क्लास ली है आपकी सब हमने बताया है। जो लोग हमारी फिजियोलॉजी की क्लास देखें ऐप पर, तो वो सब हमने ये आपको लिखित रूप से डाटा उपलब्ध कराया है जब हमने ये पढ़ा है। और जो लोग नए लोग जुड़ेंगे तो सारी क्लासेस कम से उपलब्ध है। प्लस हमने कहा था ग्लाइसिन प्लस सक्सिनिल को एंजाइम ए, इन दोनों के मिलने से प्रोटोक्लोरोफिल बनता है, प्रोटोक्लोरोफिल से क्लोरोफिल ए बनता है। ये प्रीकर्सर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गेनेल्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन। कहता फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से अंग, इनमें से कौन सा अंग पाया जाता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो C2 साइकिल के भी नाम से जानते हैं। हमने कहा था ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आपने इसको पढ़ा हो, और ये इससे पहले हम इसको बाकायदे डिस्कस कर चुके हैं फोटो रेस्पिरेशन को। तो फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन C2 साइकिल वाला TGT या फिर PGT 2021 में पूछा था कि C2 साइकिल किसे बोलते हैं, तो PCO दिया था,
पीसीओ क्या होता है? फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट में हमने बताया है कि पीसीओ को जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल सॉरी फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन बोलता है। फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा पीसीओ, ये पीजीटी 2021 में पूछा था। तो यहाँ कौन कौन से अंग कार्य करते हैं? तो यहाँ मुख्यतः 3 अंग कार्य करते हैं फोटो रिस्पिरेशन में। कौन कौन 3 अंग कार्य करते हैं? पहला आता है क्लोरोप्लास्ट, CH है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा आता है पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम वही बना है। और फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 अंग प्रायः काम करते हैं। तो यहाँ कह दिया पेरोक्सीसोम, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, पीजीटी में एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि इनका क्रम क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी पूछ देता कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, और आपको 3 के जोड़े आपको एग्जाम में बताता है कि आपको ये वाला सही है या ये वाला जोड़ा सही है। तो ध्यान रखिएगा 3 है, कौन कौन से हैं? तो तीनों में से हमने आपको बताया कि उनमें कौन कौन से भाग लेते हैं। तो तीनों रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम। तो यहां पेरोक्सीसोम दिया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा जगह कम है, थोड़ा जगह की व्यवस्था करें तब बहुत मजा आए। तो चलिए बोर्ड की व्यवस्था कर ली, वो मजा नहीं आ रहा था वहां इतना कंजेस्टेड। तो आपने देखा 3 अंग कार्य कर रहे हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, फिर से बता दें, और दूसरा है पेरोक्सीसोम, और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों फोटो रेस्पिरेशन में काम करते हैं, अर्थात इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश श्वसन में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? प्रायः प्रकाश श्वसन में ये तीनों के तीनों कार्य करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? फोटो रेस्पिरेशन की अगर खोज पूछ दे, ये एक्चुअली बताया है, तो खोज की थी डेकर ने। किसने की थी? डेकर एंड टॉय ने की थी। किस प्लांट में की थी? तो टोबैको प्लांट में की थी। किसके? तंबाकू के पौधे पर इनमें खोज की गई थी। ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है, तो इसमें हाई कंसंट्रेशन जो होता है, ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन होता है। और लो कंसंट्रेशन किसका होता है? तो लो कंसंट्रेशन जो होता है यानी सांद्रण होता है, वो CO2 का होता है। ध्यान रखिएगा। और इसमें एंजाइम कौन सा करता है? ऑक्सोजिनेस वर्क करता है। RUBP जो है, ध्यान रखिएगा, RU जो BP होता है, राइबोज बाइफास्फेट जो एंजाइम होता है, रोडिस्को, वो काम कैसा करता है? ऑक्सीजिनेज एंजाइम की तरह काम करता है। ऑक्सीजिनेज एंजाइम की तरह कार्य करता है। ये बहुत फैक्ट डाटा है। अभी ये क्लास तो ले नहीं रहे, पता लगा एक ही क्वेश्चन पूरे समय हो जाए तो कोई मतलब नहीं है ऐसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, 24 पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, लूज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। जो लीव्स पत्तियां होती हैं उसके टिप से जो वाटर लॉस होता है, आप जब देखेंगे, कहा ऐसे थोड़ा सा बोर्ड पे चलेंगे तो समझ में आएगा। आप देखेंगे जो पत्ती होती है इस तरीके से, और खासकर जब सर्दियों का समय हो तो पत्ती के किनारों पर यहाँ जल की बूंदें नजर आती हैं। ये यहाँ आती हैं, ये क्या आती है? जल की बूंद। यहाँ ऐसे ऐसे वाटर ड्रॉप नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? वाटर ड्रॉप नजर आते हैं। वाटर ड्रॉप नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? वाटर ड्रॉप। तो इसे बोलते हैं गटेशन। क्या बोलते हैं? गटेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम? गटेशन। तो पानी का लॉस होता है, और ये शुद्ध वाटर नहीं होता, इसमें मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 शब्द आते हैं। एक आता है ट्रांसपीरेशन,
ट्रांसपीरेशन और एक आता है गटेशन। गटेशन, ट्रांसपीरेशन में जो जल निकलता है वो वेपर फॉर्म में या वाष्प के रूप में निकलता है और शुद्ध होता है, और जबकि गटेशन में पानी जो निकलता है वो मतलब ड्रॉप के रूप में यानी जल की बूंद के रूप में निकलता है, और इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स। इसमें एक संरचना भाग लेती है। तो अभी क्वेश्चन फिर एक बार देख ले तो मजा आ जाए। लॉस ऑफ वाटर टिप्स लीव्स ऑफ कॉल्ड, तो जो देखिए लॉस ऑफ वाटर टिप ऑफ लीव्स, यहां से क्वेश्चन पता है लीप की टिप से पानी निकलता है। तो कौन टिप से पानी निकालता है? वो क्रिया क्रिया क्या कहलाती है? तो गटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? गटेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? गटेशन के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन तो आप सब जानते ही हैं, उसमें कुछ बताने की। ट्रांसपिरेशन, इसमें जो जल निकलता है वो वाष्प के रूप में निकलता है। इसमें प्रायः स्टोमेटा भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? स्टोमेटा भी भाग लेता है, लेंटिकल भी भाग लेता है, मगर जनरली स्टोमेटा से सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है। ब्लीडिंग का तो मतलब समझते हैं, अगर कोई मान लेते हैं चोट लग जाती तो वहां से जल का जो स्राव होता है वो ब्लीडिंग कहलाता है। तो ये आएगा गटेशन। अब यहां जो गटेशन होता है इसमें एक संरचना भाग लेती है, एक संरचना भाग लेती है जिसे हाइडेनथोड के नाम से जानते हैं। क्या लेते हैं? हाइडेनथोड्स। यहाँ किनारों पर जो संरचना पाई जाती है उसे हम हाइडेनथोड्स बोलते हैं। यहाँ जो संरचना पाई जाती है उसका छिद्र बाहर की ओर खुलता है जहां पानी बाहर निकलता है। तो ये था हमारा गटेशन। बेल जार वाला अगर आपने बीएससी में पढ़ा होगा तो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट है। पौधे को लेते हैं, इस तरह से जो पौधा है उसको लेते हैं, उस पर एक बेल जार को ढक देते हैं, ये इस तरीके से। तो देखेंगे यहाँ जल की बूंदे बूंदे आ जाती हैं। यहाँ वो गटेशन का एक्सपेरिमेंट है। किसका है? गटेशन एक्सपेरिमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 25 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिफर्ड टू एज डिक्रीज रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हमें लगता है जो जो हमारी क्लासेस जिन लोगों ने भी लिया होगा, कई सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं उत्तराखंड लेक्चरर में, तो जिन लोगों ने लिया था तो बिल्कुल हूबहू हमने पढ़ाया। ऐसा नहीं कि ये तो क्वेश्चन मतलब अभी आए हैं, मैंने हूबहू पढ़ाया है। जिन लोगों ने हमारा टीजीटी का बैच लिया था तो हूबहू हमने पढ़ाया था। डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिफर टू। एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था वरबर्ग। क्या था? ये वरबर्ग इफेक्ट बोलते हैं, वरबर्ग। इन्होंने क्या कहा था? ऑक्सीजन प्रमोट फोटो रेस्पिरेशन विच रेड्यूस फोटोसिंथेसिस आउटपुट। उन्होंने कहा था कि जो ऑक्सीजन की अगर मात्रा उस समय ज्यादा होगी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन होगा, ध्यान रखिएगा। उनका कहना था कि फोटो रेस्पिरेशन होगा, और यदि O2 की मात्रा ज्यादा होगी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, और फोटो सिंथेसिस, ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कम होगा। ये इफेक्ट वरबर्ग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वरबर्ग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आया था, लेग हीमोग्लोबिन इज रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। लेग हीमोग्लोबिन, एक तो ये पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स में कौन रहता है? तो राइजोबियम बियम बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछते हैं रूट नोड्यूल्स में क्या रहता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रायः देखने को हमें कहा मिलता है? रूट नोड्यूल्स में देखने को मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपको इस तरह कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको केवल क्वेश्चन बता दिया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन इज द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम ब्रिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। बस इतना बता दिया जाएगा और आगे बढ़ जाया जाएगा तो बता दिया जाएगा डिक्रीज O2 कंसंट्रेशन इन नोड्यूल, बस हो गया। मतलब उसका है ही नहीं कुछ। इससे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो हम बात करने वाले हैं। तो चूंकि यहाँ जो तैयारी कराई जाती है, निश्चित नहीं कि आप टीजीटी पीजीटी, आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये
दिमाग में रख के कहा जाता है कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो। तो थोड़ा सा इसका डाटा देख ली तो मजा आ जाएगा आपका डाटा देख के। चलिए डाटा आपको इसका दिखाते हैं। एक्चुअली में जो होस्ट सेल जो होस्ट सेल होती है, होस्ट सेल होती है, मान लो लेग्यूम प्लांट है, लेग्यूम जो प्लांट है मतलब दाल वाला पौधा है, उसकी जो सेल है तो उसे हम उसकी जो सेल है उसको हम होस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट सेल बोलते हैं दाल वाले पौधे में, क्योंकि नोड्यूल उसी में पाया जाता है। होस्ट सेल में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेग, यल बना है, लेग HE हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया? लेग हीमोग्लोबिन। इसका काम क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है प्रोटेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन इंजाइम। ये क्या करता है? नाइट्रोजन जो फिक्सेशन इंजाइम होता है, फिक्सेशन जो इंजाइम होता है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है ऑक्सीजन से। और वो कौन सा इंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। नाइट्रोजिनेज होता है। और नाइट्रोजिनेज जो अगर ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, तो ये काम करना बंद कर देगा, इसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये लेग हीमोग्लोबिन मुख्यतः नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम यानी नाइट्रोजिनेज की रक्षा करता है। क्या करता है? जो जिनेज एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मुख्य भूमिका निभाता है, उसकी प्राय मुख्यतः रक्षा करने का कार्य करता है लेग हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्या करेगा? सिंपल सी बात है। तो डिक्रीज O2 कंसंट्रेशन इज नोड्यूल। जो नोड्यूल होता है उसमें O2 कंसंट्रेशन को कम करेगा, जिससे हमारा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसको नुकसान ना पहुंचे, वो प्रॉपर नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। तो ये काम है लेग हीमोग्लोबिन का। समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट varieties have higher CO2 compensation point but optimum temperature range for the photosynthesis are low। ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वैरायटीज, वो पौधों की कौन सी जातियां हैं, उसका कहना है वो पौधों की कौन सी जातियां हैं। Which of the following plant varieties have higher CO2 consumption, बहुत O2 को कंज्यूम करती हैं, but optimum temperature range for the photosynthesis are low। optimum range for photosynthesis are low। तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं या वो सारे प्लांट्स कौन से हैं? तो वो कौन सा आएगा? तो वो प्राय आएगा बी नंबर, C3 प्लांट। क्या बोलते हैं? C3 प्लांट। जानते हैं किसके नाम जानते हैं? C3 प्लांट के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये हमने सारे प्लांट्स आपको बताए हैं, फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है वेंडिंग ऑफ ए प्लांट ऑर्गेन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड इज कॉल्ड। तो एपिनास्टी कहते हैं। इसका पिक्चर हमने लगाया था कि यदि दो भाग होते हैं, लीफ का दो भाग होता है, जो ऊपर का भाग होता है उसे एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं, और जो नीचे का भाग होता है क्या होता है? नीचे का भाग, उसे एबैक्सियल सरफेस के नाम से जानते हैं। तो यानी अपर भाग कह रहा है, अपर भाग में यदि ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो बेंड हो जाएगा। भाई ज्यादा ऊपर वाला हिस्सा अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो लग जाएगा, क्योंकि ज्यादा कोशिकाएं हैं। तो वही कह रहा है, तो अगर ऊपर वाला भाग ज्यादा होगा तो उसे एपिनास्टी, नीचे की ओर बेंड हो जाएगा तो उसे एपिनास्टी कहते हैं। और यदि एबैक्सियल पार्ट में अगर ज्यादा ग्रोथ हो जाए और बेंड हो जाए, मुड़ जाए, तो उसे हम हाइपोनास्टी के नाम से जानते हैं। तो एपिनास्टी और हाइपोनास्टी का अंतर आप समझ गए होंगे कि अगर एडेक्सियल सरफेस, ऊपरी सरफेस में ज्यादा वृद्धि हो जाए, नीचे वाली सरफेस पर कम हो तो नीचे की ओर मुड़ जाएगा, तो उसे हम एपिनास्टी बोलते हैं। अगर ऊपर के सरफेस में वृद्धि ना हो, नीचे वाली सरफेस में वृद्धि हो, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा ऐसे, तो इसे हम हाइपोनास्टी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसमें हम क्या लगाए हैं? सी नंबर। हाइपोनास्टी का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले में वृद्धि हो, वृद्धि हो, और इसमें क्या हो? नीचे वाले में वृद्धि हो, सॉरी नीचे वाले में वृद्धि हो। जियोट्रॉपिज्म जानते हैं, मतलब पृथ्वी की ओर गति करना। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है प्रकाश से संबंधित गति करना। ये आरपीएससी जो अभी 7/1/2020 को एग्जाम हुआ है,
स्कूल लेक्चरर का, यानी वहां का जो पीजीटी है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन ए प्लांट इज कॉल्ड करेक्टली। जो पानी ऊपर की ओर चढ़ता है पौधे में, उसका ये कहना है कि जो पानी होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ द वाटर, वाटर का जो ट्रांसलोकेशन होता है ऊपर की ओर, इज कॉल्ड करेक्टली, उसे प्रायः हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे हम एसेंट ऑफ सैप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो प्रायः एसेंट ऑफ सैप। आपने चैप्टर पढ़ा होगा एसेंट ऑफ सैप, जिनमें डिक्सन सॉरी, एसेंट ऑफ सैप में बोस का है और बोस का एक्सपेरिमेंट वगैरह है, वहीं से संबंधित है, तो उसे एसेंट ऑफ सैप के नाम। एसेंट ऑफ वाटर आपके फिजियोलॉजी में कोई चैप्टर नहीं है। ट्रांसपिरेशन किससे संबंधित है? तो ट्रांसपिरेशन संबंधित वाष्पोत्सर्जन से। किससे संबंधित है? वाष्पोत्सर्जन से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है जड़ों से पानी को लेने से, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आरपीएससी का जो वहां का जो पीजीटी है उसका 2020 में जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। द जीरोफाइटिक सकुलेंट प्लांट इन विच CO2 टेकन अप ड्यूरिंग नाइट। जो सकुलेंट प्लांट होते हैं, यानी जो मांसल पौधे होते हैं, जैसे नागफनी है या ब्रायोफिल्लम आदि है, तो जो मतलब जीरोफिटिक प्लांट होते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, वो अक्सर रात्रि में श्वसन करते हैं। उसका ये कहना, सब प्लांट विच CO2 टेकन अप ड्यूरिंग नाइट, जो CO2 होती है नाइट को टेक करते हैं, स्टोर्ड एज मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। यूज्ड ड्यूरिंग डे टाइम आर काल, और दिन में उसका प्रयोग करते हैं, वो सारे प्लांट कैम प्लांट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैम प्लांट के नाम से जानते हैं। और हमने कैम प्लांट का सारा चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था कि कैम प्लांट क्या होता है, और हमने बताया भी था कि इसको ओलेरी, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? कैम प्लांट को डिस्कवर्ड, जो कैम साइकिल है या कैम पाथवे को डिस्कवर किसने किया था? इस पाथवे को तो ओलेरी ने किया था। किसने किया था? ओलेरी एंड रोहानी ने किया था। ओलेरी एंड रोहानी ने। और इसमें क्या होता है? CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग नाइट। इसका खास बात होता है कि जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो ड्यूरिंग नाइट होता है। ड्यूरिंग नाइट, रात्रि में CO2 का फिक्सेशन होता है। खास बात ये है, और ये ध्यान रखिएगा, ये इसके अलावा वेल्वेशिया, जिम्नोस्पर्म का जो वेल्वेशिया होता है उसमें भी पाया जाता है। बकाया जो जीरोफिटिक प्लांट है उनमें तो हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन किसी और का मैटर था, यहाँ हमें लगता है आपको समझाने के लिए किया। और कौन सा मैटर है, चलो देखते हैं। वो और यहाँ हमें लगता है गलत टाइप हो गया है। 33, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ये भी जो राजस्थान का लेक्चरर का एग्जामिनेशन है, अपने यहाँ का जो पीजीटी होता है वही एग्जाम वहां होता है, उसका 2011 में पूछा है। मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप आकर ड्यूरिंग डे। दिन में सबसे ज्यादा एसेंट ऑफ सैप होता है, यानी जो ऊपर की ओर चढ़ता है भोजन वगैरह, वो सबसे ज्यादा चढ़ता है। बी नंबर पे उसने कहा फ्लोयम परफॉर्म्स वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और जो फ्लोयम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन को करता है। तो फ्लोयम देखिएगा मित्र, जो फ्लोयम होता है वो भोजन को ले जाने का कार्य करता है, ना कि जल को। तो ये तो बिल्कुल गलत कर दो। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल। अरे भैया ड्राई सॉइल कहाँ से लेगा? जब सूखी सॉइल होगी तो वो पानी कहाँ से ले लेगा? ये भी गलत करो। नन ऑफ द, ये भी गलत करो। तो ऑप्शन ए सही होगा। मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप अकर ड्यूरिंग डे। दिन में चूंकि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो एसेंट ऑफ जो सैप है, मिनरल्स वगैरह जो है, वो सबसे ज्यादा दिन में ही आवश्यकता पड़ती है, और जो प्रोसेस होती है दिन में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की वजह से। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 34 नंबर, गटेशन इन द प्लांट्स अकर थ्रो। गटेशन जो होता है वो किसके कारण होता है? अभी हमने आपको बताया था। तो गटेशन क्या होता है? हाइडन थोर्स फाउंड ऑन लीव। पत्तियों पर गटेश हाइडन थोर्स संरचना पाई जाती है। कौन सी? हाइडन थोर्स संरचना पाई जाती है, और ये हमने आपको यहाँ आपको समझाया था। ये कहाँ गया? ये हमने यही तो बताया था कि लीफ पर, जो पत्तियों पर जो हाइडन थोर्स संरचना पाई जाती है, तो ये देखने को मिलती है जिससे गटेशन होता है।
तो यही हमने आपको बताया था। तो चूंकि एक बार समझा चुके हैं तो वो समझाने का मतलब है नहीं। ये भी आरपीएससी 11 में पूछा गया है और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी यूपी में भी बना हुआ है। अभी आगे आएंगे और गटेशन अकर थ्रू, गटेशन किसके द्वारा कर, अब कहेंगे क्वेश्चन तो सेम नहीं, क्वेश्चन सेम है, ये यूपी पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है, यहाँ ऑप्शन अलग है, यहाँ ऑप्शन अलग है वहां अलग है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, हेड एंड थॉट्स। जब ऑप्शन अलग है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी हम उठाते हैं बार बार, जिससे ऑप्शन कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 37 नंबर, क्रैंज एनाटॉमी इज फाउंड इन द फॉलोइंग। क्रैंज एनाटॉमी स्पेशल एनाटॉमी होती है, स्पेशल एनाटॉमी होती है जो प्राय C4 प्लांट में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? C4 प्लांट में क्रैंज एनाटॉमी देखने को मिलती है। यहाँ दो प्रकार के वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, एक होता है शीथ वैस्कुलर बंडल। क्या होते हैं? शीथ वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, खास होता है, और दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। ये जो अभी उत्तराखंड में एलटी का एग्जाम हुआ था 2018 में, वहां क्वेश्चन ये पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित आया था 38 नंबर पे, क्रैंज एनाटॉमी फाउंड इन जीआईसी बायोलॉजी 2012 में। यूपी का जो जीआईसी बायोलॉजी 2012 है, क्रैंज एनाटॉमी पूछा गया था। ऑप्शन अलग थे, ये तीन ऑप्शन अलग थे, इसलिए पुनः क्वेश्चन रखा गया C4 प्लांट। ये क्वेश्चन चूंकि 205वें नंबर का क्वेश्चन था, मगर यहाँ लाकर हमने रखा है विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि टीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि क्रैंज एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट। तो बिल्कुल सही है, क्रैंज एनाटॉमी ऑफ लीफ, एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट, तो ए नंबर सही है। बी देख लेते हैं, क्रैंज एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C3 प्लांट, तो C4 में पाया जाता है। क्रैंज एनाटॉमी ऑफ लीफ सीन इन C3 C4 प्लांट, कोई मतलब नहीं। नथिंग सर्टेन रिगार्डिंग द क्रैंज एनाटॉमी, कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन ए सही है। क्रैंज एनाटॉमी हरदम C4 प्लांट में पाई जाती है, जिसे हाइस्लैक प्लांट के नाम से जानते हैं। C3 को कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। C2 साइकिल को किसके नाम से जानते हैं? तो फोटो रेस्पिरेशन या पीसीओ साइकिल के नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कैम साइकिल, तो फोटोसिंथेसिस की एक साइकिल है जिनको आप बार बार ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है, हु प्रपोज 49, हु प्रपोज द कोहेसिव थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप की कोहेसिव थ्योरी किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पीजीटी में भी क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी क्वेश्चन आएगा। तो वो डिक्सन और जोली ने कोहेशन थ्योरी दी थी या कोहेसिव थ्योरी दी थी, और इनकी जो थ्योरी थी सर्वमान्य थ्योरी है। क्या थ्योरी है? सर्वमान्य थ्योरी है। तो ए बी एल टी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? A piece of wood swell when it placed in water because, तो ये कहता है, ये राजस्थान के पीजीटी बायोलॉजी 2015 पूछा गया, फिर 2016 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है कि जो लकड़ी होता है, अगर लकड़ी का टुकड़ा, उनका कहना है कि लकड़ी के टुकड़े को अगर पानी में डाल देते हैं तो वो फूल जाता है, वो क्रिया कौन सी होती है? तो डिफ्यूजन होती नहीं। डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चलता है, कंसंट्रेशन की ओर विलयन या फिर गैस चलती है। ऑस्मोसिस क्या है? लो से हाई की ओर चलता है, और इसमें खास बात ये होती है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अर्धपारगम, गटेशन बता चुके हैं, तो ये इम्बिबिशन होता है, जो जल अवशोषण कर लेता है, या बीज जो है अगर जल में रखा जाता है तो फूल जाता है, वो इम्बिबिशन कहलाता है। अंतः शोषण शायद हिंदी में कहते हैं, ध्यान देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 नंबर कहता है, स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आर टर्म्ड। वो पौधे जिनमें स्टोमेटा निचली सतह पर, सरफेस ऑफ द लीफ रेस्ट्रिक्टेड लोअर सरफेस, मतलब निचली सतह पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, वो किसमें है? तो मालबेरी में देखने को मिलते हैं। ये ओट, पोटैटो, वाटर लिली जरूर पढ़ लीजिएगा, ये सब हमने पढ़ा है, तो बहुत डिटेल आपको पढ़ाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, आप इस पर फोन भी कर सकते हैं, ईमेल, और या फिर आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसी के साथ नमस्कार।